नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक राय और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नया साल नया संकल्प में। और आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईवीटी पे। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। धर्मवीर जी, 2023 जा रहा है और 2024 आने वाला है। 2024 में एक तरीके से आप लोग के लिए एक बड़ा साल भी होने वाला है, एक बड़ा लक्ष्य आप लोग तय कर रहे हैं। पर उन लक्ष्यों के पहले एक बड़ा सवाल ये, अगर मैं बात करूं धर्मवीर प्रजापति की, आपके लिए क्या नया संकल्प आप लेने वाले हैं? अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर क्या नया करने वाले हैं जो आप 2023 में नहीं कर पाए और 2024 में आपको लगता है कि उन कामों से आप कहीं ना कहीं एक अलग अलग खाप जला सकते हैं, या उन कामों से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं व्यक्तिगत अगर मेरा आप जानना चाहेंगे तो मैं बचपन से ही एक सकारात्मक सोच का व्यक्ति रहा हूँ जी। और हमेशा मैंने सकारात्मक सोचा है। जी। कभी नेगेटिव सोचता नहीं और नेगेटिव करता भी नहीं, और नेगेटिव करनी भी नहीं चाहिए किसी को। जी। मेरे व्यक्तिगत अगर आप देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे जेल विभाग दिया है। जी। बहुत बड़ा वहाँ हमारे पास एक समूह है जिसको हम सुधार सकते हैं, जिसको हम सर, आप विभाग पर जा रहे हैं, मैं सर रोकना चाहूंगा। विभाग पर हम आएंगे, विभाग के बारे में बात करेंगे। मैं सर धर्मवीर प्रजापति की बात कर रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं जो आप 2023 में या अभी तक के सालों में नहीं कर पाए? कुछ नया अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए, अपने परिवार में कुछ परिवर्तन लाने के लिए, अपने लोगों के बीच में कुछ परिवर्तन लाने के लिए, समाज में कुछ, मतलब विभाग के बारे में सर बात में होगी, उसमें क्या नया संकल्प आप देख देखिए, रहे हैं? क्या नया उसमें भी मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो मैंने पहले कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ और जी। मैं सोचता हूँ कि अपने माध्यम से जी। जो भी मैं समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, जी। अपने मिलने वालों हैं उनके लिए, आम जन के लिए, मैं अपने शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ, वो करने का प्रयास करता हूँ। और जो मुझे अनुभव में जो चीज़ें आती हैं, जैसे मैं दौरे पर रहता हूँ और जो चीज़ें अनुभव में आती हैं, देखने को मिलती हैं, जी। उससे मैं सीखता हूँ। हमेशा सीखने का प्रयास किया है और फिर उसमें कोशिश करता हूँ कि और उसमें कुछ अच्छा किया जाए। तो इधर कुछ नया आपने सीखा जो आपको लगता है कि अपने जीवन में वो उतारना चाहिए 2024 में? कुछ हाँ, नया निश्चित रूप से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा है कि अगर हम चाहे से पार्टी के हिसाब से देखें, सरकार के हिसाब से देखें, हम चाहे हम देखें अपने धार्मिक विचार से, तो एक हम इंसान हैं और इंसान का दायित्व बनता है कि किसी भी तरह से कहीं कोई व्यक्ति अगर परेशानी में है, मुसीबत में है, तो इंसान के दायित्व का निर्वहन करते हुए उसको उस परेशानी से निकालना, उसकी मदद करना सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पे मेरा ये रहता है। मतलब कहीं अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को कहीं ना कहीं उबारा जा सके, ये एक संकल्प आप लेते हैं 2024? निश्चित रूप से यही मानव सेवा मेरे लिए, व्यक्तिगत रूप से देखूं तो मानव सेवा मेरे लिए सर्वोपरि रहती है। सर, ये तो हो गया धर्मवीर प्रजापति के संकल्प की बात। अब मैं चलता हूं आपके विभाग के बारे में, क्योंकि आप कारागार विभाग है आपके पास। आप तमाम नए नए चीजें कर भी रहे हैं, हमने अलग अलग आपके कार्यक्रम देखे भी हैं, जब आप जेलों में जाते हैं वो चीजें भी देखी हैं। 2024 को लेकर के अगर बात की जाए, क्या नया संकल्प है? आप चूंकि अलग अलग बार जब जेलों में जाते हैं, आपने कई इनिशिएटिव्स भी जेलों में लिए हैं। 2024 में कैदियों के सुधार के लिए या उनके तरीके से उनके अंदर व्यक्तित्व के परिवर्तन के लिए कुछ नया आप करना चाहते हैं? अपने विभाग में क्या नया परिवर्तन करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं है आपके विभाग में? देखिए, हमारे अगर हम बात करें तो आधुनिक तौर पे, आधुनिक दृष्टि से हम हमारा प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है जी कि एक ओपन जेल की व्यवस्था हमारी हो। ओपन जेल के मायने क्या सर? ओपन जेल में है कि कैदी बैरकों में बंद नहीं रहेंगे। अच्छा। और खुले परिवार के साथ रह सकते हैं। अच्छा। ऐसी कई जगह है, व्यवस्थाएं हैं अच्छा। कि व्यक्ति वहीं केवल बाउंड्री होगी और उसमें
अपना काम करेंगे और परिवार के साथ रहेंगे। तो परिवार को व्यवस्था जेल है। नहीं है फिर भी परिवार वहां रह सकता है उनके साथ, ऐसा कुछ? परिवार को अगर वो रखना चाहेंगे तो रख अच्छा सकते हैं। अच्छा, मतलब एक तरीके से जो अकेलेपन से अवसाद हो जाता है उससे कहीं ना कहीं निजात दिलाने के लिए मुक्ति परिवार। दिलाने के लिए, जी और उसके लिए हम सबसे बड़ा काम एक जेलों में जो कैदियों के साथ हमने संवाद किया है, जी उसका अनुभव में ये आया है जी। कि कैदियों में आए दिन जो आपस में फसाद, झगड़े, हम्म वाद विवाद और कैदियों की आत्महत्या, हम्म ये विचार करके ही हमने कैदियों के साथ सीधा संवाद किया, उनको एहसास कराया कि आपके जेल में आने के बाद बाहर आपका परिवार है, हम्म और वो परिवार बहुत कठिनाइयों का सामना करता है, अपमानजनक जिंदगी जीता है। हम्म तो जब उनको इतना एहसास कराते हैं तो कैदी भावुक होते हैं, रोते भी हैं। हम्म और उसी समय पे हम उनसे संकल्प भी कराते हैं कि दोबारा कोई ऐसी जीवन में गलती नहीं होनी चाहिए मेरे पास। तो उस समय वो संकल्प करते हैं। मेरे पास कई वीडियो हैं ऐसे हम्म। जो लोगों ने छूटने के बाद वीडियो बनाई है और हमारे पास भेजी है। अच्छा, तो कई ऐसे वीडियो हैं और उसका उन्होंने प्रभाव उसमें वो संकल्प ले रहे हैं कि आगे वो किसी तरह का कोई गलत काम नहीं कोई करेंगे। नहीं करेंगे। उसमें हमारे सभी धर्म के लोग हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि कैदियों में संवाद के बाद मानसिक फसाद जो उनके दिमाग में रहता है, मानसिक तनाव जो रहता है, उससे वो बाहर निकले हैं। हम्म अ, और हमारा ये प्रयास रहेगा 2024 में जी। उन कैदियों के लिए और हम क्या बेहतर कर सकता है जिससे वो मानसिक तनाव में न रहें। हम्म। सर आपने इसके लिए ओपन जेल वाली जो बात कही, ओपन जेल को लेकर के क्या कोई प्रारूप तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार? क्या 2024 हाँ, में हमारी वो हमारी उसमें धरातल पर उतरने हमारी की? हमारी उसमें तैयारी चल रही है। अच्छा, हाँ, तो कुछ उस पे हम कुछ काम कर रहे हैं, आपने होमवर्क कर रहे हैं। कुछ जिले चिन्हित किए जहां पे ओपन जेल की व्यवस्था आप नहीं, शुरू करना पहले हम चाहते? फतेहगढ़ जेल का विचार मन में लेकर के चल रहे हैं, अच्छा और उस पर धीरे धीरे हम अपना होमवर्क कर रहे हैं, अच्छा, कैसी हो सकती है, मतलब क्या हो शुरुआत सकती है। फतेहगढ़ जेल से हो सकती है हाँ, ओपन जेल तो की। वो हम लोग करने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से हम उसे, हमारा लक्ष्य रहेगा कि वो हम उसमें करें और कामयाब हों उसमें। हम्म। और मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करूंगा जी। कि उन्होंने मुझे जेल विभाग दिया है, बड़ा विभाग दिया है, और जिसमें जो कैदी हैं, हम्म हर कैदी पेशेवर नहीं है। हम्म तमाम कैदी ऐसे हैं जो अनायास घटित घटना में कैदी बन जाते हैं। हम्म उन कैदियों को कैसे समाज की मुख्यधारा में लाया जाए, कैसे मुख्यधारा में जोड़ा जाए, जी। कैसे उनको कहीं वो दोबारा इस तरह की कोई गलती उनसे न हो, ये हम्म। प्रयास हमारा निरंतर चलता है, और इसे हम और आगे बढ़ाएंगे। तो क्या सर इस 1.5 साल का, लगभग 1.25 साल का आपका कार्यकाल होने जा रहा है, इस दौरान आप उत्तर प्रदेश के सभी जेलों में लगभग आपका विजिट हुई है, तो क्या आपको देख के क्या लगा? लोग अगर वहां आने के बाद फिर उनके मन में ग्लानि एक तरीके से हुई, फिर वो उन चीजों को नहीं करना चाहते हैं, या आपको लगा मतलब उनसे मिल करके हाँ, कि बहुत कुछ महसूस हुआ। हम जैसे संवाद किया उसके बाद कभी दोबारा गए हैं, हम्म तो कैदियों ने स्वयं हमसे कहा है, हम्म क्योंकि कैदियों से दूरी नहीं रखते हम, कैदियों के साथ बैठ करके, कैदियों के बीच में जा करके संवाद करते हैं, हम्म तो कैदी भी को मनोबल बढ़ता है। हम्म और उस समय कैदी चर्चा कई कैदियों ने की है, कई जेलों में हमसे चर्चा की है कि सर आपने हमारी सोच बदल दी। हम्म और पेशेवर अपराधियों की भी हम्म कहीं न कहीं आपस में जब कैदियों की चर्चा हुई है, तो उन्होंने हमें बताया है कि जो बड़े अपराधी हैं, हम्म हमारा संवाद सुनने के बाद उन्होंने भी, एक दो लोगों ने चर्चा की है, हम्म कहाँ हम दलदल में फंसे हैं। तो हम्म। इसका मतलब है कि असर होता है। तो सर जेलों में आपके अलग अलग तरीके के प्रयोग हम लोग सुनते रहते हैं। अभी आप आजकल गीता बांटने का काम कर रहे हैं, आप हनुमान चालीसा बांटने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे की सोच क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है? क्या क्या इसके पहले उनको अगर कुछ पढ़ने की किताबों की उनकी मंशा होती थी तो क्या वो नहीं मिल पाती थी, या जो आपकी ये सोच है कि गीता देंगे, आप हनुमान चालीसा देंगे, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जी। पहले, सबसे पहले हमने मंत्रों के उच्चारण के लिए कहा था, हमने पदभार नहीं लिया था, विभाग मिल गया था, तभी हम्म हमने मंत्रों का उच्चारण के लिए बोला सभी जेलों में। हम्म और फिर अब हम उसके पीछे का रहस्य ये था हम्म, कि कैदी जब जेलों में रहते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जी जब रहते हैं, आपस में वहाँ उनके पास जेल के काम के अलावा और कोई काम नहीं है। जी
और कोई चर्चा भी नहीं, बाहर की दुनिया से अलग कट होते हैं। आपस में जब वो चर्चा करते हैं तो एक दूसरे के केस की चर्चा के पास, उनके पास और कोई चारा नहीं है। और हमारे दिमाग में यह है कि वो चर्चा अगर इसी तरह 10 साल, 5 साल, 15 साल, 1 साल, 2 साल करते रहेंगे जी, वो चर्चा कहीं उनके दिमाग में घर न कर जाए, और फिर वो जब बाहर जाए उस चर्चा का कहीं अंकुर पैदा हुआ तो दोबारा कोई गलती न करें। उस चर्चा से बचाने के लिए मंत्रों का उच्चार, उस चर्चा से बचाने के लिए हनुमान चालीसा, उस चर्चा से बचाने के लिए सुंदरकांड, विकृति मानसिकता से बाहर निकालने के लिए ये धार्मिक उनकी सोच को बदलना, धार्मिक की तरफ ले जाना, अध्यात्म की तरफ लेना, जिससे उनकी विकृति मानसिकता में, जिससे डिप्रेशन में न रहें, आत्महत्या न करें और क्राइम से बचें। ये रहस्य है पूरा इसके पीछे। इसमें एक सवाल सर ये होता है कि क्या सिर्फ एक जाति या एक धर्म के लोग हैं, अगर क्या बाकी धर्मों के जो लोग हैं वो किस तरीके से, चूंकि आपने भाई जैसे हनुमान चालीसा की पाठ की, मतलब एक हिंदू समाज अमूमन माना जाता है कि भाई वो करेगा, बाकी अगर किसी धर्म का आदमी या संप्रदाय का आदमी है तो वो कैसे अपने आप को कहीं ना कहीं। वहाँ हमारी लाइब्रेरी है। अच्छा, लाइब्रेरी है, सभी धर्मों की वहाँ पुस्तकें रहती हैं। अच्छा, जो व्यक्ति जिस धर्म का मानने वाला हो उसको पढ़े। और जब हम अपने संवाद करते हैं तो हम सभी से कहते हैं आप फालतू चर्चा बंद करके जो जिस धर्म को मानता हो उस धर्म के अनुसार अपना भजन, ध्यान, मनन, सुमिरन जो भी करना चाहे वो करे, लेकिन वो केस की चर्चा से बचे। ये हमारा उद्देश्य रहता है और हम खुले मन से कहते हैं कि जो जिस धर्म को मानने वाला हो उसका अनुसरण करे, लेकिन वो केसों की चर्चा से बचे, उनको बंद करे। और मैं उसमें संकल्प भी कराता हूं कि आज के बाद आपको अपने केसों की चर्चा आपस में नहीं करनी है। आप अपना करिए, जो जिसको मानता हो उसके अनुसार अपना भजन, ध्यान, सुमिरन जो जिसको मानता हो करो, लेकिन वो फालतू चर्चा न करो। एक सर फैक्ट्स की बस बात जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर जेलों की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी जेलें हैं और लगभग कितने कैदी इस वक्त बंद हैं, अगर इसका कोई। देखिए, मैं अगर बात करूं तो हमारे कई जिले ऐसे हैं जिसमें जहां जेलें नहीं हैं वहां हम जेलें बना रहे हैं। 10 जेलें हमारे पास हैं जो जहां जेलें नहीं, उसमें हाथरस भी है, उसमें हमारा हापुड़ भी है। कई कुशीनगर में हम नई जेल बनाने जा रहे हैं। अच्छा। एक सेंट्रल जेल हम ललितपुर में बनाने जा रहे हैं। इटावा में जेल हमारी बन चुकी है। अच्छा। श्रावस्ती में हमारी बन चुकी है और अच्छा। बस क्रियाशील होनी है। इस तरह से हम जेलें जहां नहीं है वहां जेल बना रहे हैं। और 1,20,400 से ऊपर कुछ कैदी थे जब हमने पदभार लिया था। अच्छा। और आज की स्थिति में 1,02,000 करीब कैदी हैं। तो ये क्राइम कम हुआ है, कैदी छूटे हैं या उनकी सजा पूरी हो गई है क्या, जैसे ये 1.25 साल में? इसमें हमने सबसे बड़ा काम तो हुआ है कि जो अर्थदंड वाले कैदी थे वो हमने छोड़े हैं करीब 800 से ज्यादा। अर्थदंड कैसे जमा हुआ? जुर्माना हमने समाज सेवा के माध्यम से जमा कराया। जैसे अभी हम मथुरा की जेल में थे, 2 दिन पहले कंबल बांटने गए थे। जी जी। तो वहाँ एक कैदी था जो 900 रुपए में सजा काट रहा था, बिहार का था। अच्छा। जानकारी मिली तो उसके 900 रुपए हमने खुद जमा किए। अच्छा। और उसे बिहार जाने का किराए के पैसे दिए। अच्छा। तो ऐसी इस तरह से इस तरीके के भी कैदी हैं जो अपना अर्थदंड 900 रुपए 800 रुपए नहीं जमा कर पा रहे हैं? निश्चित है। 500 रुपए में, मेरे पास से वीडियो है, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, 500 रुपए में सजा काट रहे थे। जैसे अमूमन जैसे हम लोग ये सुनते हैं कि भाई जेलों में कैदियों से काम कराने के बाद उनको कुछ पैसे दिए, तो क्या उस पैसे से इकट्ठा करके, जैसे अगर 500 का कोई अमाउंट है, 900 का अमाउंट है, तो क्या जो कैदी काम करते हैं वो जुर्माने में नहीं रहते? अच्छा। हाँ, जो कैदी कोई छोटी सजा है और छोटी सजा है और वो जल्दी छूटने वाले हैं तो वो काम में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। जैसे ये 900 रुपए वाला था, इसमें मोबाइल चोरी में था, छोटी सजा थी और 900 रुपए का जुर्माना था। सजा पूरी हो गई थी, पैसे उसके पास था नहीं 900 रुपए जमा करने के लिए, तो केवल उसी के पीछे 900 रुपए के लिए सजा काटनी थी। जानकारी हुई तो वो चला गया, अपने परिवार के साथ रहेगा। और हमने उससे बातचीत की तो उसने कहा मैं जीवन में कभी कोई गलती नहीं करूंगा इस तरह से, क्योंकि मेरी माँ अकेली रह रही है, किस तरह से भरण पोषण करती होगी। मैं रिक्शा चलाता था, कुछ लड़कों ने मुझे बातों में दे लिया और मुझे अपने साथ ले गए। मैंने नहीं किया था, उन लड़कों ने किया था और उनके साथ में मेरा नाम आ गया। तो इस तरह से पश्चाताप था उसे, और उसने कहा कि अब मैं आगे जीवन में कोई गलती ऐसी नहीं करूंगा। लगता है व्यक्ति के 900 रुपए के
लिए सजा काट रहा है, 500 रुपये की सजा काट रहा है, 1000 रुपये के लिए सजा काट रहा है। और जब वो ये छूटता सब है बातें तो कहते हुए आपकी आंखों में दर्द भी दिखाई दे रहा है वो। पर एक चीज और समझो कि आप जिन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, जिनको आप कंबल बांटने और तमाम इन चीजों का काम कर रहे हैं, एक चीज ये, क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार के लोगों ने उनसे संपर्क करना छोड़ दिया है, संबंध रखना छोड़ दिया है, कुछ ऐसे भी लोग, और उनकी कैसे मदद हो रही है, ऐसे भी कुछ बहुत लोग हैं ऐसे, हर जेल में 150, 200, 250 कैदी ऐसे हैं हम्म, जिनसे उनके परिजन गरीबी के कारण, हम्म, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जब जेल जाता है तो उस समय दवा चक्कर काटते हैं वो, पुलिस विभाग के, फिर तहसील के, हम्म, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के दुखी हो जाते हैं। लास्ट में फिर जब दुखी होकर के फिर बैठ जाते हैं। हम्म, तो ऐसे तमाम कैदी हैं अभी। मैंने कई जेलों में, आज लगभग 10 जेलों में मैं उनके लिए कपड़े, गर्म कपड़े, कंबल बांट चुका हूँ। अभी मेरे पास 250 कंबल और अभी 125 सेनर, लोअर अपर दोनों हम्म, रखे हैं। हम्म, आज मैंने कई जेलों में संपर्क किया है, हम्म, तो लखीमपुर खीरी में मिले हैं 225 कैदी ऐसे हम्म, जिनसे कोई मिलने नहीं आता, जिसमें 72 कैदी बुजुर्ग हैं। अच्छा, और जेल का जो कंबल मिलता है, हम्म, और बड़े बड़े हॉल होते हैं, सर्दी लगती है उस कंबल में। तो आज मैंने लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बलरामपुर, और इधर बलिया और गोरखपुर, कई जेलों में मैंने बात करके पूछा है, तो कई जेलों की डिटेल आई है निकल तो करके। क्या सर इसमें ये, जैसे आप अलग से कंबल बांटने की बात कर रहे हैं, क्या संसाधनों को नहीं सुधारा जा सकता? क्या वहां पे, अगर जैसे आपने कहा कि वहां के कंबल से ठंड लगती है, तो क्या आप जेल विभाग के चूंकि मुखिया हैं, तो क्या कुछ ऐसा बजट क्रिएट करके कि उनको वहां पे इस तरीके की चीजों की दिक्कतें ना हो, बाहर से सुविधा मुहैया कराने से तर वहां पे? नियम के अनुसार जो कंबल की व्यवस्था है, नियम में वो कंबल हम लोग देते हैं। हमने अभी 1 लाख कंबल खरीदे हैं हम्म, और जेलों में हम कंबल दे रहे हैं। हम्म, लेकिन फिर भी जो बुजुर्ग लोग हैं, हम्म, कपड़े नहीं है, परिवार वाला कोई नहीं मिलने आ रहा है, तो कपड़े नहीं है उनके पास। आगरा में रक्षाबंधन पे 150 कैदी ऐसी जानकारी में आए, हम्म, सालों से उनके पास एक जोड़ी कपड़े थे। जब धुलते थे हम्म, तो वो कच्चा बनियान में ही घंटों, जब सूखते थे कपड़े तब तक घंटों बाहर ऐसे ही बैठे रहते थे। तो कपड़े पहनने जब सूख जाते थे, पहन के तब अंदर बैरक में जाते थे। हम्म, तो जिनसे कोई मिलने नहीं आता है, घर परिवार वाले मिलने आते हैं तो उनको कपड़ा मिलते रहते हैं, और जब घर परिवार वाला नहीं आता है तो कपड़े नहीं मिल पाते। हम्म, ऐसे कैदियों की खोज खोज करके हम लोग कर रहे हैं व्यवस्था। और पिछले सर्दियों की अगर बात करें तो 37,500 हम्म, गर्म कपड़े और कंबल पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों में हमने बंटवाए थे। अच्छा, इसका अभी 1 महीने बाद पूरा आंकड़ा लेंगे हम अच्छा, कि कितने गर्म कपड़े बटे, हम्म, कितने कंबल ऐसे समाज सेवियों ने और सबने दिए। हम्म, ये पूरी जानकारी, ये सर्दी खत्म हो जाए तो उसके बाद में हम आंकड़ा लेंगे। अच्छा। अच्छा सर, अब विभाग की बात हो गई, आपके अपने संकल्प की बात हो गई, एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर बात की जाए, तो क्या संकल्प है आपका? क्योंकि 2024 एक ऐसा साल जब चुनाव है, और वो ऐसा चुनाव जहाँ पे प्रधानमंत्री के तौर पर जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री, उनको आप तीसरी बार प्रधानमंत्री की रेस में वापस से ले जा रहे हैं, आप लोग लगातार उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात भी कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर क्या संकल्प लेते हैं, और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देखिए, में? निश्चित रूप से संकल्प लेते नहीं, हमने ले रखा है अच्छा, कि तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। हाँ, हम लोगों का संकल्प है ये। जी, और कार्यकर्ता के नाते, हम्म, क्योंकि मैं संगठन में रहा हूँ, जी, तो मेरा दायित्व भी बनता है कि पार्टी ने जो हमें सम्मान मान दिया है, जी, और हमारा दायित्व बनता है कि पार्टी के लिए पूरे समर्पित भाव से हम लोग काम करें और करते हैं। जी, जहां पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, हम्म, उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हैं। उसी का परिणाम है कि पार्टी ने हमें सरकार बनते ही एमएलसी, पहली सरकार में ही बनाया था, जी, एमएलसी बनाया था, मंत्री बनाया था, फिर जी, सरकार में, फिर सरकार में मंत्री बनाया, 2-2 विभाग दिए। जी, सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम्म, परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। हम्म, कार्यकर्ता करता है, सरकार करती है, संगठन करता है, सभी लोग करते हैं। उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, और निश्चित रूप से बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए कि आज भी अ, हम देखते हैं तो देश कहीं से कहीं पहुंचा है। हम्म, अ,
हम विकसित भारत, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उसमें हम लोग निरंतर जा रहे हैं। कल भी हम मोहनलालगंज की एक विधानसभा के ग्राम पंचायत में गए थे, तो लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, हमीरपुर में जाना हुआ मेरा, जालौन में हुआ, आगरा में जाना हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा में, तो जो पुराना संकल्प लिया वही चल रहा है सर, या कुछ नया संकल्प 24 के लिए भी पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर धर्मवीर प्रजापति के मन में है? नहीं, हमारा प्रयास है कि 24 में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और 27 में उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बने। ये हमारा लक्ष्य है, और हम बहुत दूर की सोच के चल रहे हैं। ये देश हित, समाज हित, सब हित में है कि हमारी सबसे बड़ी बात है कि देश की संस्कृति आगे बढ़ी है हमारे दोनों सरकारों के रहते हुए। अच्छा। नहीं, संस्कृति हमारी विलुप्त होती चली जा रही थी। लोग जान रहे हैं कि भगवान राम का अयोध्या में जन्म हुआ था, अब जान रहे हैं, पूरा देश नहीं, दुनिया जान रही है। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर दुनिया जान रही है। बरसाने की होली को सबने जाना है। पहले कांवड़ यात्रा होती थी तो पत्थरबाजी होती थी, कांवड़ियों के साथ उत्पात मचाए जाते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके साथ कोई उत्पात मचाए। आज कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा होती है। तो ये देश की संस्कृति को साथ साथ लेकर चलना, ये बहुत बड़ी बात है, और देश की संस्कृति को सुरक्षित करना, संरक्षित करना और फिर आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ा काम है। और मैं कह सकता हूं कि सभी लोग जो हमारे देश में रहने वाले हैं, हमारे प्रदेश में रहने वाले हैं जी, और कहीं न कहीं देश की संस्कृति से सब जुड़े हैं। और जब देश की संस्कृति आगे बढ़ती है तो सबका मनोबल आगे बढ़ता है, और सब में एक नया जोश उत्पन्न होता है। तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के अपना मैं दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं कह सकता हूं कि 24 में भी सरकार बनेगी, और 27 में भी हमारी संकल्प है हमारा, 27 में भी हम लोग सरकार बनाएंगे। अरे वाह। अच्छा, 80 में से कितनी सीटें दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में? एक नंबर बता दीजिए। देखिए, हमारा 80 में से 80 मत कहिएगा, कुछ सीटें विपक्ष के लिए भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम 80 का 80 फोकस करें। और जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा अलायंस बना है सर, इंडिया अलायंस, इतना बड़ा अलायंस उन लोगों ने बना, मतलब कुछ सीटें। अब देखिए, इतना बड़ा अलायंस बना है तो प्रधानमंत्री कुर्सी तो एक ही होती है, और उस गठबंधन में कई लोग अपेक्षा प्रधानमंत्री करें, कुर्सी एक ही है। उस कुर्सी पर हमारे जनता ने तय कर लिया है कि मोदी को ही बिठाएंगे। ये जनता ने तय कर लिया है। और उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आप जिता रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आप जिता रहे हैं। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य है पूरा, और पूरी मनोयोग से काम करेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो आप धर्मवीर प्रजापति जी को सुन रहे थे, जिन्होंने अपने संकल्पों के बारे में, अपने विभाग के संकल्पों के बारे में एबीपी लाइव से मैं आपके माध्यम से जी, आपके माध्यम से, क्योंकि 23 समापन की ओर है जी, मैं आपके माध्यम से संपूर्ण आपके दर्शकों को जी, आगे आने वाली 2024 की लिए मेरी ओर से मंगल कामना रहेगी। और सभी लोग आने वाले 24 में सभी अपना उन्नति करें और अपने परिवार के साथ आगे खुशहाल जीवन बिताएं, ये मेरी मंगल कामना सभी के लिए रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो धर्मवीर जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी लाइव से अपने संकल्पों के बारे में बताया। आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।